ये नमस्कार दोस्तों। आज आपको जो है उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन जो है लाए गए हैं और बेहद ही खास होने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा। आइए जो है लगातार जो है सीरीज चलेगी उत्तर प्रदेश री एग्जाम का, है ना। और आपको देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं री एग्जाम में, कितने बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जुड़े रहिएगा, लगातार आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराए जाएंगे, है ना। उत्तर प्रदेश री एग्जाम के संभवतः लगभग जो है पूरा प्रयास किया जाएगा ये सारे क्वेश्चन जो है आपके यहीं के आसपास, किसी के आसपास से आ जाए आपके। आइए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट का जो है देखते हैं क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, है ना। तो यानी भारतीय जो है संविधान की उद्देशिका में पहली बार जो है और आखिरी बार संशोधन किया गया। आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन था आपका, तो बताएंगे 42वां। एक सेकंड थोड़ा रुक जाइएगा आप लोग, है ना, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा पेन बड़ा कर दिया जाए। तो आपका 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये किया गया 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में किया गया, है ना। और पहली बार जो है और आखिरी बार जो है हमारे प्रस्तावना में क्या किया गया, है ना, जो संविधान संशोधन किए गए। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया आपका, तो इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 जो है शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया आपका, पहला होगा समाजवादी, दूसरा होगा, है ना, समाजवादी, दूसरा कौन सा शब्द होगा, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द है यहाँ से अखंडता। तीसरा शब्द कौन सा होगा आपका, अखंडता, अखंडता। चलिए अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए आपके। और ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, आपको पता है जो है सरदार, क्या नाम होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, किसके, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया आपका, कौन सा जोड़ा गया आपका, 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया आपका। तो आइएगा इसका क्वेश्चन क्या बना आपका, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो संविधान संशोधन की उद्देशिका में, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो आप बताएंगे कौन सा संविधान संशोधन हुआ आपका, 42वां संविधान संशोधन। और अब इसके बाद कभी भी जो है भविष्य में और ऐसा जो है दिखाया गया है कि जो है कभी भी आप जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में आप जो है संविधान संशोधन नहीं कर सकते। तो एक बार संविधान संशोधन हुआ है किसमें आपका, उद्देशिका में, वो कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया आपका। आइएगा आगे देखते हैं क्या है आपका। और इसके बाद जो है आपका आता है यहाँ से, सबसे पहले आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था आपका, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर उसके 2 दिन बाद हुआ 11 दिसंबर 1946 को, जिसको जो जहां पे हमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले, है ना। और उसके बाद जो है 13 दिसंबर आएगा क्या आपका, 13 दिसंबर 1946 को, कब आपका, 13 दिसंबर 1946 को आपका, है ना, पहली बार जो है उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जो हमारी प्रस्तावना प्रस्तुत की गई। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है आपका क्या प्रस्तुत किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने जो है प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम, तो बताएंगे पंडित कौन होंगे आपके, जवाहरलाल लाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, नेहरू जी ने है ना सबसे पहले जो है प्रस्तुत किया था क्या आपका, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव। और फिर इसे आगे चलकर क्या किया गया, 22 जो है जनवरी, डेट क्या होगी, 22 जनवरी
22 जनवरी 1947 को, कब आपका 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया, स्वीकारा गया। क्या 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 किया गया, इसको क्या मिली, जो है स्वीकार कर लिया गया। इसको कहा गया कि यही हमारी जो है स्वीकार किया गया, इसको है ना स्वीकार किया गया। तो क्वेश्चन बनता है आपका, सॉरी स्वीकार किया गया, आपका किया गया, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई ये क्वेश्चन आता है ना, कि 22 जनवरी 1947 को सबसे पहले क्या किया गया, यहां से सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित, जो कब प्रस्तुत किया गया, आपके एग्जाम में आएगा तो आप कहिएगा 13 दिसंबर 1946 को। और उसके पश्चात क्या हुआ, किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके जो है जो अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जो है उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकारा गया, तो बताएंगे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या मिली, स्वीकृति मिली आपका। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है यहाँ से हमारे भारत की जो है उद्देश्य प्रस्ताव, और इसी को आगे चलकर क्या किया गया, प्रस्तावना के रूप में देखा गया है ना। यही हमारी क्या है, प्रस्तावना, यही उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका बनी, और उद्देशिका के बाद क्या बनी, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बनी। और जिसके प्रथम वर्ड होते हैं क्या, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन देखने को मिला कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, कब किया गया, एकमात्र संशोधन हुआ जो हुआ आपका 42वां संविधान संशोधन है ना। और जिसके तहत कितने जो है शब्द जोड़े गए, 3 शब्द को जोड़े गए। और ये आपकी परीक्षा में छपते हैं कहीं ना कहीं, तो इसको जो है देख के जाइए आप लोग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन जो बनेगा आपका, देखते हैं क्या है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है ना संविधान की क्या कहलाता है, आत्मा कहलाता है। ये बढ़िया क्वेश्चन आता है कि विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो संविधान का आत्मा कहलाता है। तो आइएगा दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आता है यहाँ से, यहाँ देखिए मूल अधिकार। आपको पता है कि मूल अधिकार में अनुच्छेद कौन सा होता है, 32। कौन सा होता है, 32, जो आपको लिखा गया यहाँ से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे आपका अनुच्छेद 32 में। किस में है आपका, अनुच्छेद है ना 32 में इसका उल्लेख है। और इसमें कहा गया संवैधानिक उपचारों को अधिकार को भी क्या कहा गया, भारतीय संविधान की आत्मा। और भारतीय संविधान की आत्मा इसको किसने कहा है, तो बताएंगे डॉक्टर भीमराव। किसने कहा है, डॉक्टर भीम है ना राव, है ना राव अंबेडकर जी ने कहा। किसने कहा है ना, अंबेडकर जी ने कहा है ना, अंबेडकर जी ने कहा है, क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा। यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो देखिए अनुच्छेद 32। अगर यहाँ तक कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो बताएंगे अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 को किसने कहा था भारतीय संविधान की आत्मा, तो बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। जैसे ही मेरे भाई आगे बढ़ते हैं तो हमारी अगली जो पॉइंट दिखेगी आपकी उद्देशिका। क्या दिख रही है यहाँ से, उद्देशिका। और उद्देशिका को भी जो है भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। अब ये आत्मा इनको जो है किसने कहा है, तो 2 लोगों ने कहा है ना। तो पहला नाम होगा आपका है ना जवाहरलाल जी नेहरू जी ने, है ना। किसने कहा था, नेहरू जी ने कहा था आपका। और दूसरे जो व्यक्ति हैं एम हिदायतुल्लाह। कौन होंगे, एम हिदायतुल्लाह, हिदायत है ना तुल्ला जी है आपके, तुल्ला है ना, सॉरी थोड़ा सा इसको इधर खींच देते हैं आपका, एम हिदायतुल्लाह है ना, एम हिदायतुल्लाह है ना, ये होंगे आपके है ना। और इन्होंने भी क्या कहा है ना, ये न्यायाधीश जो है एम हिदायतुल्लाह ने भी क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा है, प्रस्तावना को कहा है। यही प्रस्तावना या प्रस्तावना दे सकता है इस जगह पे, क्या दे सकता है, प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना दे सकता है, या उद्देशिका दे सकता है, या क्या दे सकता है, प्रियम्बल दे सकता है, ये तीनों दे सकता है आपका। तो इसको भी भारतीय संविधान की क्या कहा गया, आत्मा कहा गया यहाँ से। आइए देखते हैं, और इसको किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और किसने कहा, एम हिदायतुल्लाह ने कहा है यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही बढ़ते हैं, अभी देखो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको भी भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसको किसने कहा है, तो आप बताएंगे ग्रोनविल। क्या नाम होगा आपका, ग्रोनविल ऑस्टिन। क्या नाम होगा, ग्रोनविल ऑस्टिन नाम होगा आपका, है ना।
ऑस्टिन नाम होगा। और इन्होंने भी ग्रोनविल ऑस्टिन महोदय ने इनको क्या कहा है, यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और मूल अधिकारों में कौन सा मूल अधिकार है, अनुच्छेद 32 ही है आपका। क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि अभी हम कहें किसको, तीन को तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, इन तीनों में हम किसको कहेंगे। तो अभी देखिए लिखा होगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो देखिए सबसे पहला आपका आंसर होगा क्या, आपका उद्देशिका। क्या कहलाएगा, उद्देशिका। अभी उद्देशिका के बारे में मैं पिछला क्वेश्चन करा के आया हूं, तो ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, उद्देशिका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को उद्देशिका कहा जाता है, तब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, डी होता है। और यहां से आता कि ग्रोनविल ऑस्टिन ने किस जो है भारतीय संविधान के भाग को है ना क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तब आता आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आते आपके। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से क्या है क्वेश्चन। और आपको पता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आपका अनुच्छेद क्या है, आपका 32। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रीट जारी कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार से रीट जारी कर सकती है, 5 प्रकार से। कितने प्रकार से रीट जारी करती है, 5 प्रकार से। ये सुप्रीम कोर्ट मतलब बोला जाए, आपके क्वेश्चन में आ सकता है परीक्षा में कि सुप्रीम कोर्ट यानी जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है ना, किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है। तो आपका आंसर होगा क्या सर, 32 होगा। अगर यही पूछा जाएगा आपसे है ना कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है, अगर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात होगी तो 226 के तहत। किसके तहत, आपका 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करती है आपकी। और जैसे ही बढ़ेंगे आपका, तो ये तो हो गया आपके हमारे क्वेश्चन के आंसर। और जैसे ही मेरे भाई बढ़ेंगे ना, तो अभी एक आप यहाँ दिख रहा है क्या, मूल अधिकार। हमारे मूल अधिकारों की तरफ हम बढ़ते हैं, एक बार इनकी भी चर्चा कर देते हैं। मूल अधिकार है ना, और जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं आपका, इसका उल्लेख जो मेरे भाई किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे किस में है, आपका भाग 3 में। किस में है, भाग 3 में है। और जो है मूल अधिकार जो है, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि मूल अधिकार का उल्लेख किस में है, भाग 3 में है। कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद बोला जाएगा आपका कौन सा है ना, अनुच्छेद है ना, बोलेंगे आप 12 से लेकर कहां तक है, आपका 35 तक है। ये हमारे मूल अधिकारों के क्या है, अनुच्छेद है यहाँ से है ना। और यहाँ से बोला जाएगा वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। और प्रारंभ में कितने मूल अधिकारों की जो है संख्या थी, तो कितनी थी, 7 थी। वर्तमान में कितनी है, तो बताएंगे 6 है। मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला मूल अधिकार आप जानते हो जिसे बोलते हैं हम किसका अधिकार, समता। क्या बोलते हो, समता का अधिकार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, समता का अधिकार। और समता का अधिकार जो है हमारा 14 से लेकर कहां तक है, 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किसका उल्लेख है, समता के अधिकार का उल्लेख है। और दूसरा जो आता है यहां से है ना, ये कौन सा होता है बताइएगा, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है ना। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है मेरे भाई है ना, ये जो है ये कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद कहां तक है, आपका 22 तक फैला हुआ है आपका। और तीसरा जो अधिकार है मेरे भाई, वो कौन सा अधिकार है, तो बताएंगे शोषण। क्या बताएंगे आप, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार होगा, शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार। और ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है मेरे भाई, इसका उल्लेख कहां है, तो बताएंगे भारतीय संविधान का है ना, जो है हो जाएगा आपका अनुच्छेद 23। और क्या होगा, अनुच्छेद क्या होगा, 24। यही तो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और उसके बाद जो है चौथा मूल अधिकार हमारा बनता है ना, धार्मिक है ना, धार्मिक है ना, धार्मिक जो है मामलों की स्वतंत्रता का अधिकार है ना। धार्मिक मामलों के स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो होता है ये कहां से होता है, अनुच्छेद 25 से लेकर कहां तक होता है, 28 तक फैला होता है। और जो हमारा 5वां होता है, ये होता है हमारा कौन सा, आपका अनुच्छेद कौन सा, 29 और 30 जो होता है ना, ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। और जो आपका 5वां है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आप पढ़ते हो आर्टिकल 30
है ना, 2 में है आपका, समझ में आया आपके। और यहाँ से सबसे अधिक देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, उत्तर प्रदेश पुलिस की, इन सभी को मैं बता रहा हूँ। तो समता के अधिकार में 2 से क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके। एक बनता है कौन सा आपका अनुच्छेद 17 और एक क्या बनता है अनुच्छेद 18। ये दोनों आप जरूर देख के जाया करिए, है ना। और इन दोनों में से लगभग मेरे जहां तक जो आंकड़े हैं, मैं पिछले 10 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूं, तो मुझे जहां तक मैंने अनुभव देखा है तो उसमें दिखता है यहाँ से अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, ये दोनों में से जरूर आता है। तो अनुच्छेद 17 में क्या होता है, अस्पृश्यता का अंत। क्या लिखा हुआ है, अस्पृश्यता का अंत है। और ये पिछली बार भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था, है ना, अभी जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें भी दिया था। और अनुच्छेद 18 में क्या है आपका, उपाधियों का अंत है। क्योंकि आगे में हम संविधान की जो है सीरीज भी चालू करेंगे, आपको एकदम बिल्कुल फ्री वीडियो चलेंगे पूरे आपके, बस हमारे चैनल को आप ग्रो करते रहिए और बकिया हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सारा का सारा जो है सब्जेक्ट मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल मुफ्त जो है कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हमारा है यहाँ से, देखिए वही सेम क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो गया है, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आइएगा। तो क्या लिखा हुआ है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं के कार्यक्रम को व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो अकबर के जो है शासनकाल की जो है व्यवस्थाओं को जो है क्या करना है, जो है सही करना, व्यवस्थित करना है, काल के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो आपको पता है कि जो है सबसे पहले अकबर ने किसकी समाप्ति किया था यहाँ से, तो जजिया कर की समाप्ति किया था, है ना। जजिया कर की समाप्ति कब किया था, 1500 कब किया था, यहाँ से 64 में किया था, 1564 में। और इबादत खाना की जो उसने जो है स्थापना किया था वो कब किया था, 1500 कब किया था, 75 में किया था यहाँ से। और वैसे ही आएगा मजहर की घोषणा इसने कब किया था, 1500 है ना 79 में किया था। और उसके बाद जो आया था यहाँ से दीन इलाही धर्म जो चलाया गया था अकबर के द्वारा, और ये चलाया गया था 1500 कब चलाया गया था आपका 82 में चलाया गया था, है ना। और 1582 के जस्ट अगले वर्ष पढ़ेंगे आपका, तो उसने इलाही संवत चलाया था किसने, अकबर ने। और 1500 आएगा यहाँ से आपका 1500 आएगा आपका जो है 62, उसमें दास प्रथा का अंत किया था, यानी दास प्रथा को समाप्त किया था किसने, अकबर ने। और 1563 में उसने एक प्रथा को और जो है समाप्त किया था, तीर्थ यात्रा कर को, किसको, तो यहाँ देखिए आपका 1562 में अगर बात होगी तो इसने जो है किसको समाप्त किया था, दास प्रथा, किसको, दास प्रथा को जो है समाप्त किया था किसने, अकबर ने समाप्त किया था। और 1563 में जो है आपका है ना यहां से आता है 1563 में अकबर ने किसको खत्म किया था, तीर्थ यात्रा कर, किसको खत्म किया था मेरे भाई, तीर्थ यात्रा कर, है ना, तीर्थ यात्रा कर, है ना, खत्म किया था इसने। और उसके बाद जो है अकबर का जो है सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध रहा आपका, है ना, 1500 कब रहा आपका 76 में रहा, क्या, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में रहा, है ना। और हल्दी घाटी का युद्ध का नेतृत्व किसके किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप वर्सेस किसके बीच हुआ था, तो बताएंगे अकबर के बीच। और अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, मान सिंह कर रहा था। अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो मान सिंह कर रहा था, है ना। और इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप है ना घायल हो गए थे, और उनका घोड़ा जो चेतक था वो भी घायल हो गया था। लेकिन उस जो है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की एक जो है टांग कटी हुई थी, फिर भी 3 टांगों पे महाराणा प्रताप को उस युद्ध से बचाकर उनको का क्या ले गया था, बाहर ले गया था। और आपको मैं बता दूं कि अकबर वो इंसान था जिसने महाराणा प्रताप की मृत्यु पर क्या किया था, रोया था, है ना। आइएगा यहाँ से देखते हैं। और बीरबल की मृत्यु पर अकबर ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था, निर्जल जो था यहाँ से। तो अभी यहाँ से आपको दिख गया होगा कि जजिया कर की समाप्ति, उसके बाद क्या हुआ, इबादत खाने का निर्माण हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, मजहर की स्थापना, और उसके बाद क्या हुआ, दीन इलाही धर्म की स्थापना। यानी ये 2 सभी क्रम से लगा हुआ, यानी 1 2 3 4 क्रम होगा, 1 2 3 4 एकदम बिल्कुल लगा हुआ, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस में ही लगा हुआ है। तो इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो बिल्कुल हमारे जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या आपका, ऑप्शन ए। और अकबर ने ही शुरू किया था झरोखा दर्शन, क्या शुरू किया था अकबर ने, झरोखा दर्शन शुरू किया था अकबर ने ही शुरू किया था।
और अकबर ने एक काम और किया था, याद है आप लोगों को, है ना, कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? अकबर ने ही किया था। और जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो जो है अकबर ने ही करवाया था। जो फतेहपुर सीकरी, आगरा से लगभग 36 मील दूर पर है फतेहपुर सीकरी। और सीकरी महल भी किसने बनवाया था? तो जो है किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा का जो लाल किला है उसको भी किसने बनवाया था? अकबर ने ही बनवाया था। आगरा के लाल किले को किसने बनवाया था? तो बताएंगे अकबर ने ही बनवाया था आपका। तो ये सारे जो है योजनाएं किसकी हो जाएंगी? तो बताएंगे आपका। कभी कभी एग्जाम में आता है कि अकबर जो है लगभग जो है सिंहासन पर कब बैठा, तो आपको पता है कि जो 1556 में अकबर, है ना, का शासन काल अगर देखते हैं तो वो आएगा 1556 से लगभग आएगा 1600 कब तक आएगा? 5 तक। ये अकबर का शासन काल है। और इस दौरान अकबर ने बहुत ही अच्छे अच्छे भी काम किए, है ना। और अकबर देखिए जब 1556 में क्या होता है, सिंहासन पर बैठता है, तो उस टाइम जो उसका जो संरक्षण के रूप में रहता है कौन? बैरम खान। और बैरम खान को अकबर ने खान बाबा की उपाधि दिया था, है ना। और जो है चूंकि जो है बैरम खान, है ना, लगभग जो है 1560 में क्या करता है, बैरम जो है खां को अकबर भेज देता है कहाँ पे? हज के लिए, है ना। हज के लिए भेजता है, जबरदस्ती जो है जाते नहीं है लेकिन जबरदस्ती भेजता है, जा बाबा तू का करके आवा, है ना, हज करके आवा। तबले हम देखा थे यहाँ पे। तब तक यही होता है कि अकबर को जो है, अकबर ने क्या करता है, अकबर के षड्यंत्रों के कारण जो है कौन मारा जाता है? खान बाबा यानी बैरम खां मारा जाता है। उसके बाद जो है इसके पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम, और उसको खान या खाना की उपाधि देता है, यहाँ से कौन? अकबर देता है ना। और बैरम खां की पत्नी से जो है विवाह भी कर लेता है कौन? अकबर कर लेता है। तो आगे आता है। और 1560 से 1562 या 64 के दौरान जो है अकबर जो है महिलाओं के हरम में था, जिसे पर्दा जो है शासन या पेटीकोट शासन के नाम से भी जानते हैं। और उस टाइम जो है महिलाओं का जो है शासन जो है, यानी जो है अकबर के दरबार में महिलाओं का हस्तक्षेप जो है रहा, और महिलाओं का जो है शासन की सुनवाई भी होती थी उस दौरान। और उसी शासन को हम क्या कहते हैं? तो पर्दा शासन या पर्दा पेटीकोट शासन भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से अकबर ने क्या किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? वैसे बताएंगे तो फिर हम बताते चलते रहेंगे आपका, ऐसे, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर जैसे ही बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है क्या यहाँ से? तो देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है आपका, बेहद आसान क्वेश्चन है। महावीर स्वामी, परीक्षा में जरूर इनसे भी छपता है, महावीर स्वामी से, है ना। परीक्षा में इनसे भी छपता है, किससे? महावीर स्वामी से छपता रहता है आपका परीक्षा में। क्या है महावीर स्वामी से क्वेश्चन? आइए देखते हैं यहाँ से, है ना। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कब जन्म हुआ था? 540 में हुआ था। सबसे पहले तो आप जानते रहिए कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 540 में। और कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो क्या नाम था? तो बताएंगे महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था यहाँ से, है ना, सिद्धार्थ नाम था, है ना। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था, है ना। और उसके बाद जो है महावीर स्वामी ने, है ना, के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम ये जानते रहिएगा, आपका बचपन का जो है नाम क्या था महावीर स्वामी के, है ना। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था। वर्धमान, है ना, वर्धमान, सॉरी वर्धमान नहीं नाम था, वर्धमान नाम होगा, वर्धमान, है ना, वर्धमान नाम था, है ना। वर्धमान नाम था किसके? महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो क्या नाम था? वर्धमान था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर, है ना। और महावीर स्वामी जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर। चूंकि आपको पता है कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, है ना, अपने बड़े भाई से जो है आज्ञा लेकर क्या किया था? क्या किया था? जो है महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, है ना, नंदीवर्धन से, है ना, आज्ञा लेकर क्या किया था? गृह त्याग किया था। उसके पश्चात जो है 12 वर्ष के बाद जो है उनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 42 वर्ष में, है ना। और इनका जो शिष्य बना, इनका जो प्रथम शिष्य बना वो बना कौन? जमाली। जो इनका क्या था? जो प्रिय दर्शना का जो
पति था और इनका दामाद था कौन, जो है जमाली। और इनकी पहली जो है शिष्या बनी कौन, तो बताएंगे चंदना, जो विष्णु संघ की क्या थी, अध्यक्ष थी यहाँ से, है ना। और महावीर स्वामी, है ना, का जन्म पूछा जाएगा, कब हुआ था, 540 में हुआ था, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के जो है तट पर हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, साल वृक्ष के नीचे, ध्यान रहे आपका, साल वृक्ष के नीचे। और पीपल वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को, याद रहे आपका, पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर जो हुआ था वो किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को। और लेकिन अगर इनकी जो है आएगा तो इनको जो साल वृक्ष के नीचे और किस नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, है ना, इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रहे आपका। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, है ना। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से जो है तीर्थंकर है, तो कौन से हैं आपका, है ना, तो जो है 24वें तीर्थंकर हैं। और इन्होंने पंच महाव्रत की दीक्षा दी थी, है ना। जो है जैन धर्म में आपका जो है जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने चतुर्यान की दीक्षा दी थी, है ना। सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, है ना। तो इन चार की आपका जो है दिया था किसने, तो जो है पार्श्वनाथ ने दिया था, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उसमें एक शब्द महावीर स्वामी ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा आपका, ब्रह्मचर्य। और इसीलिए जो है यहां से बनता है कि चतुर्यान की दीक्षा किसने दिया था, तो वो बताएंगे आपका, है ना। जैन धर्म में चतुर्यान की दीक्षा किसने दिया था, तो बताएंगे पार्श्वनाथ। और जैन धर्म में, है ना, पंच महाव्रत की दीक्षा किसने दिया था, तो किसने दिया था, पार्श्वनाथ, सॉरी, महावीर स्वामी ने दिया था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है, तो आपको पता है, पार्श्वनाथ। क्या नाम है उनका, पार्श्वनाथ, जिसे क्या कहते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं, सॉरी पार्श्वनाथ नहीं, ऋषभदेव, सॉरी क्या नाम था, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका प्रतीक क्या था, सांड या बैल था। और यहां से आगे चलते हैं, क्वेश्चन चूंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, यहां से आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो बताएंगे ऑप्शन क्या है, डी। ये सारे चीज एक बार और देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। लिखा हुआ है, राख का टीला निम्नलिखित, है ना, किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। राख का टीला यहां से, है ना। तो देखिए राख का टीला, है ना, ये संबंधित है किससे आपका, है ना, संगन कल्लू से। किससे है, संगन कल्लू, है ना। संगन कल्लू ये पड़ता कहाँ है, कर्नाटक। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक में जगह होता है कौन सा, मैसूर। क्या पड़ता है, मैसूर जो जगह है, मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। कौन, क्या पड़ता है, मैसूर पड़ता है। और इसी मैसूर के निकट क्या स्थित है, संगन कल्लू स्थित है। और यहीं से प्राप्त हुआ था क्या, यहाँ से राख का क्या प्राप्त हुआ था, टीला प्राप्त हुआ था। और ये राख का टीला कुछ और नहीं था, ये जो है जानवरों के, है ना, गोबर जो है एकत्रित हुए थे, उन्हीं को जला दिया गया था। वहीं से ये राख का टीला प्राप्त हुआ था, कुछ और नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है कौन सा, कोल्डिहवा। क्या इंपॉर्टेंट है, कोल्डिहवा इंपॉर्टेंट है। कोल्डिहवा क्या है, तो कोल्डिहवा एक नवपाषाणकालीन स्थल है। कोल्डिहवा नवपाषाणकालीन स्थल है। और ये कहाँ स्थित है, तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ भैया स्थित है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो बताएंगे प्रयागराज। कहाँ बताएंगे, प्रयागराज, है ना, प्रयागराज। चलिए, और प्रयागराज के निकट पड़ता है कौन सी घाटी, तो बताएंगे बेलन घाटी। कौन सी घाटी है, बेलन घाटी जो है यहीं पड़ती है, बेलन घाटी। चलिएगा यहां से, बेलन घाटी, है ना। तो बेलन घाटी कहां पड़ती है, तो प्रयागराज के आसपास पड़ती है। और इसी बेलन घाटी में स्थित है क्या, कोल्डिहवा। तो कोल्डिहवा कहाँ स्थित है, तो बताएंगे प्रयागराज। अगर प्रयाग, है ना, राज नहीं है तो क्या बताएंगे आपका, बेलन घाटी बताइएगा।
और बेलन घाटी कहाँ है? प्रयागराज के निकट है, यानी प्रयागराज में ही है आपका। और यहीं से प्राप्त हुआ था नवपाषाण कालीन स्थल, कौन सा? कोल्डियावा। और कोल्डियावा से किसके साक्ष्य मिले थे? तो कोल्डियावा से दो चीज के साक्ष्य मिले थे, एक तो क्या होगा आपका? चावल होगा, और एक क्या होगा? हड्डी। क्या होगा आपका? हड्डी, हड्डी। और इन दोनों के साक्ष्य मिले थे, कहां से मिले थे? तो कोल्डियावा से। ठीक है, कोल्डियावा समझ में आ गया। और इसको महत्वपूर्ण करिएगा कि इसको कोल्डियावा को आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं हो सकता है कि संभावना है आने की, आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए जरूर आने के चांसेस हो सकते हैं आपके। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ये बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है आपका, इसको बताइएगा आप लोग, है ना। भारत परिषद अधिनियम, है ना, जो है किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार, है ना, भारत में चुनाव तत्व का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ था। ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होगा यहां से, है ना, कि क्या दिखता है यहां से, है ना, आपको पता है कि 1885 में किसकी, कब आपका 1885 में किसकी स्थापना हुआ? आपका कांग्रेस की स्थापना हुआ। 1885 में किसकी स्थापना हुआ? कांग्रेस की स्थापना हुआ था आपका। ठीक है, और आपको पता है कि क्या डेट रही होगी? 28 दिसंबर था या 31 दिसंबर था? बताइएगा आप, इसको जो है कमेंट में बताइएगा कि 28 दिसंबर था या 31 दिसंबर था। लेकिन डेट कंफर्म है आपका, कब है? 1885। बंबई के ग्वालियर टैंक, है ना, में हुआ था आपका, क्या है ना, किसकी स्थापना हुआ था? तो बताएंगे आपका जो है कांग्रेस की स्थापना हुआ था, है ना, आईएनसी की स्थापना हुआ था, है ना। और सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि इसके तुरंत बाद जो है क्या हुआ था? भारत में चुनाव के तत्व क्या हो गए थे? प्रारंभ हुए। जो चुनाव के लक्षण और चुनाव जो है सबसे पहली बार देखने को जो मिला था वो किस अधिनियम में मिला था आपका? तो वो बताएंगे अधिनियम कौन सा? भारत परिषद अधिनियम, या भारतीय परिषद अधिनियम भी बोलते हैं इसको, है ना। और कब हुआ था भैया? तो बताएंगे, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद हुआ था आपका। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप बताइएगा कमेंट में कब हुआ था। ठीक है, आइएगा यहां से देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है। यहां से देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1909, है ना, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मार्ले। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोलते हैं? सुधार अधिनियम बोलते हैं इसको, है ना, अधिनियम बोलते हैं, अधिनियम, है ना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसी में आया था आपका, जो है अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो की नीति जो लाया था, है ना, अंग्रेजों ने इसी अधिनियम में लाया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ही लाया गया था। और जो क्या हुआ था, मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन का उपबंध किया गया था सबसे पहली बार। कब आपका? 1909 के अधिनियम में लाया गया था। तो आपकी परीक्षा में क्या आएगा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का उपबंध कब किया गया था? तो कब बताएंगे आपका? 1909 में किया गया, जिसे हम किस नाम जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से। और उस समय भारत के जो राज्य सचिव थे वो कौन थे? मार्ले थे। और जो भारत के वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड मिंटो। क्या नाम था भारत के जो है वायसराय का? नाम क्या था? लॉर्ड मिंटो नाम था। क्योंकि आते हैं यहां से भी देखते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ महत्व होगा आपका। और इस जो है 1919 अधिनियम को बोलते हैं क्या आपका? मॉन्टेग्यू। क्या बोलते हैं? जो है मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू, रुक जाइए, सॉरी मिट नहीं रहा, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू, है ना, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या नाम था? मॉन्टेग्यू, है ना, चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम नाम था इसका। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम नाम था इसका। और उस टाइम मॉन्टेग्यू जो थे भारत के 1919 में, मॉन्टेग्यू जो थे भारत के क्या थे? राज्य सचिव थे। और चेम्सफोर्ड उस टाइम पे भारत के क्या थे? वायसराय थे। और इसी अधिनियम में सबसे पहली बार क्या लगा था? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था। अगर एग्जाम में आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ था, तो प्रांतों में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुआ था मेरे भाई, वो हुआ था 1919 के अधिनियम में हुआ था आपका। और अगर ये पूछा जाएगा आपसे कि सर्वप्रथम
सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। कब हुआ था आपका? यहां से आप बताइएगा। आपका लगभग 1765 में, 1700 है ना 60 से 65 के दौरान जो है बंगाल में सबसे पहली बार द्वैध शासन लगा था। और द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है बताइएगा आपका? तो द्वैध शासन का जनक जो है माना जाता है किससे? आपका है ना ललोनिस कार्टिस को माना जाता है। किसको? ललोनिस कार्टिस। क्या नाम होगा आपका? है ना कार्टिस नाम होगा, है ना कार्टिस। ललोनिस कार्टिस को जो है द्वैध, भारत में द्वैध शासन किसका? आपका है ना द्वैध है ना शासन का क्या माना जाता है ना द्वैध शासन है ना का जनक, है ना द्वैध शासन का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है ना? तो बताएंगे ललोनिस कार्टिस को। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था क्या आपका? डायरकी। क्या नाम था आपका? डायरकी नाम था, डायरकी। ठीक है, तो डायरकी पुस्तक थी। और डायरकी पुस्तक में इन्होंने लिखा था क्या आपका? द्वैध शासन के बारे में पहली बार इसका उल्लेख किया था। तो द्वैध शासन के जनक ललोनिस कार्टिस है। प्रांतों में सबसे पहली बार द्वैध शासन कब लगा था? तो 1919 के अधिनियम में लगा था। और जो है यहां से आएगा कि सबसे पहली बार किस जो प्रांत में द्वैध शासन लगा था? तो बंगाल में। द्वैध शासन होता ही क्या है? किसी भी निकाय पर दो लोगों का शासन या दो प्रकार से शासन ही क्या कहलाता है? द्वैध शासन। मान लीजिए कि ये कोचिंग संस्था है, इस कोचिंग संस्था में एक ऑनर मैं हूं और एक ऑनर कोई और है। मैं कुछ इस कोचिंग के नियम जो कानून और बताता हूं, वो इस जो कोचिंग में क्या करते हैं नियम और कानून कुछ और बताते हैं। तो अब बच्चे किसके लागू करें, किसके फॉलो करें? भाई इसमें दो नियम लग गए ना, दो जो शासन कर रहे ना आपका। किसी भी निकाय पर दो लोगों का शासन ही क्या कहलाता है? आपका द्वैध शासन कहलाता है। इजी तौर पे समझिएगा। आपका किसी भी जो है निकाय यानी संस्था पर दो लोगों का शासन ही क्या कहलाता है? द्वैध शासन कहलाता है आपका। आइएगा चेक करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, है ना। इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इंडियन, देखिए होम रूलिंग सोसाइटी नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? आप बताइएगा। तो देखिए यहां से ये इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना हुआ था, है ना। कहा हुआ था? लंदन में हुआ था। कहा हुआ था? लंदन, है ना। और लंदन में हुआ था। और किसने किया था? है ना। तो बताइएगा श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था? तो बताएंगे लंदन में हुआ था। और किसने किया था? श्याम कृष्ण, और क्या नाम है आपका? वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा नाम होगा। और श्याम कृष्ण वर्मा जी ने ही किया था किसका? है ना इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना किया था, है ना। और इंडियन जो है इसे जो है क्या कहा जाता था उस टाइम का? है ना। तो बताएंगे आपको इंडिया हाउस भी कहते थे, है ना। और इसकी स्थापना हुआ था कब? आपका 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और इस टाइम भारत में दौर था किसका? बंगाल विभाजन का। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या आपका? 1900 क्या है? 5। और 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा ने इसकी क्या किया था? स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, है ना, 1905 में बंगाल है ना में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अगर ये आता एग्जाम में तो आपको पता है कि आपको 20 जुलाई डेट क्या होगी आपकी, है ना 20 जुलाई, है ना 20 जुलाई, है ना 1900 कब होगा आपका? 5 को कांग्रेस भी जो है क्या हुआ आपका? बंगाल विभाजन जो है आपका जो पारित हुआ था आपका। और जिसमें बंगाल विभाजन जो है आपका दो भागों में बटा। एक बटा कौन सा? पूर्वी बंगाल। और एक बटा कौन सा? पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल में कौन आया आपका? तो बताएंगे आपका बांग्लादेश। कौन था उस टाइम? बांग्लादेश। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो वो सब किसमें थे? आपके पूर्वी बंगाल में ही थे आपके। और उस टाइम जो है यहां से आता है कि उसके विरोध में लाया गया क्या आपका, है ना, क्या लाया गया यहां से? तो बताएंगे आपका लाया गया स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, है ना। और कब चलाया गया? तो बताएंगे आपका नाम होगा किसका आपका, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो बैठक हुआ था ये बनारस में हुआ था। कब हुआ था? 1905 की जो है कांग्रेस की बैठक कहां हुआ था? या 1905 में
कांग्रेस अधिवेशन की जो है बैठक कहाँ हुआ था? तो 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की बैठक कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और यही गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था? स्वदेशी अपनाओ और जो विदेशी का क्या करने के लिए बहिष्कार आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1905। तो चलिए यहां से आएगा कि बंगाल विभाजन के दौरान जो है ना, क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन है ना, स्वदेशी अपनाओ विदेशी को बहिष्कार करने का जो है जो चलाया गया था बंदोबस्त। और ये कब चलाया गया? तो बताएंगे 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, और उसके विरोध में ये चलाया गया था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का उस टाइम? तो बनारस में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो बताएंगे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम होगा? गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने मेरे भाई किया था यहां से। तो करेक्ट आंसर है आपके इसके ऑप्शन क्या है? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा अब हम तेजी से चलेंगे आपका। अभी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, है ना, निम्नलिखित में से है ना किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र, क्या नाम है इसका, है ना, दत्तक पुत्र, है ना, को उत्तराधिकारी से वंचित कर, है ना, किया तथा राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी, क्या नाम होगा आपका? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने लाया था कौन सी नीति? हड़प नीति। कौन सी नीति लाई थी? हड़प नीति। और हड़प नीति जिसे कहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। ये 1848 कब लाया गया? 1848 से 1856 के दौरान लाया गया। कब लाया गया? 1848 से 1856 के दौरान लाया गया ये हड़प नीति। और लॉर्ड डलहौजी ने लाया था जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब क्या होता था कि जिस राजाओं के पास स्वयं का पुत्र नहीं होता था और उनका सारा जो है साम्राज्य इनके पश्चात इनका सारा साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण किसका हो जाएगा? ब्रिटिश शासन का हो जाएगा। तो चूंकि रानी लक्ष्मीबाई के पास जो है ना, इनका मूल नाम है मणिकर्णिका, है ना, मणिकर्णिका घाटी पे ये बनारस के पैदा हुई थी इसलिए इनका नाम पड़ा था मणिकर्णिका, है ना। और जो है इनके दत्तक पुत्र, यानी दत्तक पुत्र मतलब जो है गोद लिया हुआ पुत्र, है ना। और गोद बताया था यहाँ से लॉर्ड डलहौजी ने बोला था कि कोई भी राजा महाराजा के पास स्वयं का पुत्र अगर नहीं होता है तो वो किसी भी पुत्र को गोद लेकर अपने साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकता। उसका सारा साम्राज्य किसके अधीन हो जाएगा? ब्रिटिश जो है साम्राज्य के अधीन हो जाएगा। और तो इसका जो आंसर सही होगा क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने कुछ और किया था क्या 1853 में? बताइएगा, है ना। मुंबई से थाने के बीच क्या चलवाया था? ट्रेन। क्या चलवाया था? भारत में पहली बार ट्रेन किसने चलाया था? तो बताएंगे लॉर्ड डलहौजी ने ही चलाया था। कब चलाया था? 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाया था। पहली बार जो भारत में ट्रेन चली थी वो चला था मुंबई से थाने के बीच चला था। चलिए मेरे भाइयों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला, है ना। एशिया की सबसे लंबी नदी, आइएगा, बेहतरीन आसान क्वेश्चन है बिल्कुल आपके लिए है। तो आप सभी को पता है कि एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी आपकी है? तो यांगत्से है। कौन सी आपकी? यांगत्से है आपका। इसको यांगसी नदी भी कहते हैं। और ये कहाँ बहती है आपकी? चीन में। कहाँ बहती है? चीन। और ये चीन की भी सबसे लंबी नदी है। चीन की क्या है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी, है ना, नदी है। चीन की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? तो बताएंगे आपका, तो यांगत्से है आपका। और चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? हुआंगहो। कौन सी है आपका? हुआंगहो जो नदी है वो ये भी चीन में बहती है। कहाँ बहती है? चीन में ही बहती है। और चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? हुआंगहो। और इसी हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से? तो पीली नदी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो क्या होगा? हुआंगहो होगा। और एशिया की पहली नदी कौन सी है? यांगत्से, है ना, इसको यांगसी भी नदी कहा जाता है। तो ये दोनों नदियां कहाँ बहती हैं? चीन में ही बहती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यांगत्से होगा। और यांगत्से विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यांगत्से जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। आपको पता होगा, है ना, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, है ना। कौन सी नदी है? नील नदी।
है ना। और उसके पश्चात दूसरी जो है विश्व की जो है सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? अमेजन। क्या नाम है इसका? अमेजन नाम है आपका। और तीसरी नदी होती है कौन सी? आपकी यांगटसी है। क्या है आपका? यांगटसी है आपकी, यांगटसी है ना। और आपका पता है इसके अलावा अगर आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी की बात होती है तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी। और अगर ये पूछा जाए गंगा की सहायक जो सबसे लंबी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। और अगर यही से पूछा जाए कि जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो बताइएगा घाघरा। क्या बताइएगा? घाघरा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी लेके आती है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर है आपका है ना यांगटसी है। क्या है? यांगटसी। और आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांशतः स्थल इसी सिंधु नदी के तट पर पाए गए थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा था यहाँ से। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र और जो है सिंधु नदी, ये दोनों भारत, इन दोनों का उद्गम भारत में नहीं है। ये दोनों का जो उद्गम स्थल कहाँ पे है? चीन में है। कहाँ है? तिब्बत, चीन, है ना। चलिए, कैलाश मानसरोवर के निकट इन दोनों का यहाँ से है ना। और ये जो कहाँ बहती है? आपकी भारत से होते हुए कहाँ, यानी भारत के, यानी कह सकते हो आपका जम्मू कश्मीर जो है एकमात्र जो है राज्य है जहां से ये बहती है। अब तो जो है लद्दाख हो गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ना, वहीं से जो है बहती है कौन सी? और सीधी चली जाती है कहाँ पे? पाकिस्तान में। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसके कई नाम होते हैं भारत में, चूंकि इसका जो है भारत में नाम दिहांग भी होता है, उसके बाद क्या होता है? ब्रह्मपुत्र भी होता है। और चीन में इसका नाम होता है कौन सी बताइएगा? सांगपो। ब्रह्मपुत्र का जो है चीन में या तिब्बत में नाम क्या होता है? सांगपो नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, हमारे भारत की बात की गई है कि भारत कहाँ अवस्थित है ना, तो आइएगा समझाते हैं भारत कहाँ अवस्थित है, इसको आप बताइए। तब तक मैं पानी पी लूं। वीडियो लंबी नहीं हुई? थोड़ी वीडियो लंबी नहीं हुई? आइएगा देखते हैं क्या है मेरे भाई। ये है आपका भारत। क्या है आपका? ये ग्लोब है, आपको पता होता है यहाँ से, ये ग्लोब है ना। और ग्लोब है, और इसके बीच की जो लाइन होती है, बीचों बीच की लाइन होती है, जिसे बोलते हो कौन सी रेखा? भूमध्य। क्या बोलते हो? भूमध्य बोलते हो आपका, भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, है ना। और ये होता है कितने जो है? 0 अक्षांश पे। कितने अक्षांश पे होता है? 0 अक्षांश पे होता है। अगर इसके ऊपर जो है अक्षांशी रेखा है तो ये क्या है? उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या है? उत्तरी। ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। ये सभी कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। ये सभी कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। ये सभी कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखा है मेरे भाई। और ये जो है देखिएगा यहाँ से एक रेखा है देशांतर रेखा, है ना। इसे क्या बोलते हो? आपका देशांतर रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपका देशांतर। थोड़ा सा समझा देता हूं यहाँ से आपका, है ना। ये जो रेखा है मेरे भाई, है ना, ये कौन सी जो भूमध्य रेखा आपको दिख रही है यहाँ से, भूमध्य रेखा, है ना। और इस भूमध्य रेखा को इक्वेटर लाइन कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको। इसके ऊपर कोई भी अक्षांश है तो उत्तर से उत्तर की ओर जाएंगे, और भूमध्य रेखा के नीचे आ रहे हैं तो दक्षिण से दक्षिण की ओर जाएंगे। और एक रेखा और होता है जो पृथ्वी को जो है 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, ये पूर्वी गोलार्ध, और ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध होता है आपका। तो अगर यहाँ देखिए, है ना, ये होते हैं, यहाँ से ऐसे जो है लाइन होते हैं आपका, है ना। यहाँ से सभी क्या होते हैं? लाइन्स होते हैं आपके, है ना। और इसके बाद जो बात होती है किसकी? भारत की। तो भारत कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो भारत कहीं और स्थित नहीं है, यहीं पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यहीं पे भारत स्थित है। तो हमने बताया कि ये भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ होगा? उत्तर से उत्तर की ओर। अगर कुछ भी नहीं याद है तो, है ना। और इधर पूर्व से कहाँ पे? पूर्व की ओर। इधर देखिए पहला ऑप्शन काटते हैं, कुछ भी नहीं पता है तो भी। ये दक्षिण से उत्तर की ओर, पहला आंसर क्या हो गया? गलत। उत्तर से दक्षिण की ओर, गलत, है ना। तीसरा आंसर दक्षिण से दक्षिण, नहीं। आपको पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पता है। ये तीनों कट गए। हमारे क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया? आपके ऑप्शन डी। और ऐसे यकीन मानिएगा आपकी परीक्षा में आएगा आपका, याद रहे, उत्तर से उत्तर की ओर और पूरब से कहां? पूरब की ओर, है ना। उत्तर से उत्तर की ओर और पूरब से पूरब की ओर। तो ऑप्शन सही इसका क्या है? आपका ऑप्शन सी। समझ में आ गए होंगे आपके लिए। अगला देखिए, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल का जो है, शून्यकाल कहां से लिया गया है?
तो शून्य काल का जो समय काल होता है, आपको पता है कि 12 से 1 का जो समय होता है, इसे कौन सा काल बोलते हैं? शून्य काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य काल बोलते हैं। और शून्य काल किसी और की देन नहीं है, ये किसकी देन है? भारत की देन है। किसकी देन है? भारत की देन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। और शून्य काल का समय कब होता है आपका? 12 से 1 के बीच होता है ना। संसद खुलता है कब आपका, है ना? तो बताएंगे 11 बजे खुलता है। 11 से 12 का जो समय होता है, जिसे बोलते हो आप कौन सा काल? प्रश्न काल। कौन सा बोलते हो? प्रश्न काल। और फिर 12 से जो समय होता है 1 का, इसे कौन सा काल बोलते हैं? शून्य काल बोलते हैं, है ना। और जो 1 से 2 का समय जो होता है, ये भोजन अवकाश का समय होता है। किसका होता है? भोजन अवकाश का समय होता है। इस दौरान क्या करते हैं? भोजन करते हैं MP MLA पूरा यहाँ से। और उसके बाद जो है जो सांसद जो 1 से 2 के दौरान क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और उसके बाद जो है 2 से लेकर अगर जो है राज्यसभा चल रहा है तो 5 बजे तक, और 2 से लेकर अगर लोकसभा चल रहा है तो 6 बजे तक पूरी कार्यवाही सदन की चलती रहती है। तो ये है। तो अगर यहां से आता है शून्य काल, है ना। शून्य काल कहां से लिया गया? तो शून्य काल किसकी देन है? भारत की देन है। और शून्य काल का जो समय काल होता है कब होता है? 12 से 1, है ना, के बीच होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखते हैं। संविधान की प्रांतीय, है ना, संविधान की प्रांतीय जो है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है आपका। संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ही आपकी परीक्षा में आएगा तो बताइएगा इसका आंसर होगा कौन आपका, है ना। तो इसका आंसर करेक्ट बताएंगे आपका सरदार पटेल जी हैं। कौन है? सरदार पटेल जी है। यहाँ से करेक्ट आंसर इसका जो होगा आपका सरदार पटेल जी हैं। ठीक है। और यहाँ से आप बताइएगा, यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किसके अध्यक्ष थे? थोड़ा बताइएगा आप लोग। यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? थोड़ा बताइए तो आप लोग, है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से, है ना। आपको पता है ना। तो झंडा समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? तो झंडा एवं ध्वज संबंधी जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहां से आएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। यहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो आपको सबको पता है कि ये आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा छपता है। कौन सा? प्रारूप। क्या छपता है आपके? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे। अब बच गए कौन से आपके, है ना। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे? तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ से झंडा समिति के थे, है ना। और सरदार वल्लभ भाई जो सरदार पटेल जी तो जो थे वो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा, करेक्ट आंसर क्या बताएंगे इसका, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बताएंगे आप। आपका ऑप्शन क्या है? सी। कौन सा ऑप्शन है? सी। सॉरी सी नहीं, क्या है? डी। क्योंकि डी है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्योंकि डॉक्टर BR अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। संविधान सभा जो है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। और सरदार पटेल जी तो किसके थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका? ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है? यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन एक और आ गया। इतिहास का मध्य जो है भारत के इतिहास का एक क्वेश्चन और बढ़िया आ गया। देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए मध्य युगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया, क्या रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था? तो रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। यही वो शेरशाह सूरी है जिसको क्या करता है, जिसने हुमायूं को क्या किया था, है ना, कन्नौज या कौन सा युद्ध था? बेलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था, जिस दौरान जो है हुमायूं को क्या किया था? हरा दिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। और लगभग जो है सूरी वंश की स्थापना किया था, है ना,
1540 से लेकर लगभग 1555 तक जो है दिल्ली पर किसका, सूर्य वंश का जो है शासनकाल रहा। और आपको पता है शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। आपका जो बेहद जो है क्वेश्चन बढ़िया आता है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और यही वो शेर शाह सूरी है जिसकी मृत्यु जो है तोप खाने के फटने से हुई थी, है ना। और यहां से सुनिएगा, इसने चलाया था क्या, रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था, तो किसने चलाया था, तो बताएंगे जो शेर शाह सूरी ने। और वो लगभग 180 ग्रेन का था। कितने ग्रेन का था, 180 ग्रेन का था आपका। और अकबर ने कौन सा सिक्का चलाया था, तो बताएंगे रामसिया। कौन सा आपका, रामसिया नामक सिक्का किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। और यहां से आएगा बाबर, किसकी बात करते हैं, बाबर ने भी एक सिक्का चलाया था, शाहरुख। कौन सा, शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था, शाहरुख नामक जो चांदी का सिक्का। कौन सा आपका, चांदी का सिक्का किसने चलाया था, तो बाबर ने चलाया था। ठीक है। और शेर शाह सूरी ने जो है बाबर को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में किसको हराया था, सॉरी हुमायूं को हराया था, सॉरी हुमायूं को हराया था यहां से। तो आपके इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि आपका शेर शाह सूरी, है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। और इसको आप कमेंट में मुझे बताइएगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसको मैं देता हूं यहां से क्वेश्चन नंबर क्या देता हूं, पहला क्वेश्चन नंबर क्या देता हूं, पहला। और क्वेश्चन नंबर पहला जो है देता हूं आपको, या क्वेश्चन नंबर स्टार कर देता हूं। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन जो है आप बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच, और अगली वीडियो कल। थैंक यू।